दोस्तों, इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था जिसमें प्रबंधन और सामाजिक संगठन की अनूठी संरचना दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमें शासन और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास सोर्स के रूप में ऋग्वेद है। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। जिसमें प्राचीन इतिहास का भाग है ऋग्वैदिक, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का हमें ज्ञान कराता है। इस समय की चीज़ों को जानने के लिए यह पुस्तक सबसे प्रामाणिक है। इसे एक आम इंसान के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसमें भाषा संस्कृत है और सब कुछ श्लोकों के रूप में दिया गया है। दोस्तों, इसमें लगभग 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस वीडियो के माध्यम से आप उसे बिना पढ़े ये जान पाएंगे कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। उस समय की प्रशासनिक इकाइयों में पहली प्रशासनिक इकाई है ग्राम, जिसके लिए गांव शब्द का भी प्रयोग होता है। ऋग्वेद में यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बताई गई है। ग्राम सामान्यतः एक समूह परिवारों का संग्रह होती थी, न कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार एक गांव। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था, अर्थात ऋग्वेद में जो ग्राम बताया गया है वो आज के गांव जैसा नहीं होता था। ग्राम और गांव में बहुत अंतर है दोस्तों। हम ये जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों के रूप में रहते थे और वे अस्थायी बस्तियां बसाकर रहते थे, जबकि गांव में तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, हज़ारों सालों तक गांव में एक ही जगह पर लोग आबाद रहते हैं और वह गांव विकसित होता जाता है और एक बड़े क्षेत्र का रूप ले लेता है। लेकिन इस काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। परिवारों के छोटे छोटे समूह अपने अपने कबीले बनाकर, जिनके नेता उस समय राजा कहलाते थे, जिनके लिए गोपा जनस्य जैसे वर्ड यूज़ में लिए जाते थे। इस तरह ये गांव वर्तमान के आधुनिक गांवों से बिल्कुल अलग होते थे। इन परिवार के छोटे समूह के मुखिया को ग्रामणी कहते हैं और इस समूह को ग्राम कहते हैं। अब हम दूसरी प्रशासनिक इकाई विश की चर्चा करते हैं। हमने जो पहले ग्राम पढ़े थे, जो परिवारों का एक समूह था, उन ग्रामों के समूह से विश बनता है। एक विश में कई ग्राम होते हैं, अर्थात कई परिवारों के समूह होते हैं, और इसके नेता को विशपति कहा जाता था। विश शब्द ऋग्वेद में लगभग 170 बार आता है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। आज जो विकसित सोपान व्यवस्था, जैसे गांव से नगर, नगर से जिले, जिलों से राज्य बनते हैं, यह ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था का ही विकसित रूप है। अगली प्रशासनिक इकाई है जन, जिसे हम संघ भी कहते हैं। जन कई विषयों का समूह होता था और इसके मुखिया को जनपति या राजा कहा जाता था। जन शब्द ऋग्वेद में 275 बार आया है, जो इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई के रूप में दर्शाता है। जनपद का उल्लेख नहीं होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस समय में भौगोलिक राज्यों का गठन नहीं हुआ था। यहाँ जन की तुलना आधुनिक राज्यों से की जा सकती है और जो हमने पहले पढ़ा विश्व की तुलना जिलों से की जा सकती है। जनपद का संबंध दोस्तों अवश्य ही देश या राष्ट्र से रहा होगा, जो ऋग्वैदिक कालीन समय में सामने आया था लेकिन विकसित नहीं हुआ था। परंतु दोस्तों उत्तर ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में हमें जनपद का प्रयोग बहुतायत से देखने को मिलेगा। अब हम
ऋग्वेद में राजा की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, लेकिन उसके अधिकार असीमित नहीं थे। राजा का चुनाव समिति द्वारा किया जाता था, जो सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है। राजा को गोपाजनस्य, जनता का संरक्षक, और पुराभेत्ता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। राजा की जिम्मेदारियां: राजा मुख्यतः कबीले का नेता था और यह विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं होता था। उसका कार्य मुख्य रूप से युद्ध और रक्षा में होता था। सत्ता और शासन की बात करें तो सभा और समिति के पास राजा को नियुक्त करने और पदच्युत करने का अधिकार होता था, जो राजा की शक्ति को सीमित और शर्तों पर निर्भर करता था। सभा एवं समिति के बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें सभा और समिति तथा एक तीसरी संस्था विधत, उसके बारे में भी डिटेल में बताया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। राजा का पद आनुवंशिक होने का मतलब यह है कि अब जो व्यवस्था हम मध्यकाल में देखते हैं, जो पारंपरिक राजा होते हैं, राज सिंहासन, राजगद्दी, वैसी व्यवस्थाओं का विकास अब होना शुरू हो गया है। गोपाजनस्य से हमें यह पता चलता है कि अभी भी राजा को राजा न कहकर उसके लिए दूसरा शब्द गोपाजनस्य प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसका मतलब जनता का संरक्षक है। एक अन्य नाम पुराभेत्ता मिलता है, जो नगरों पर विजय पाने वाला होता है। जो व्यवस्था हम मध्यकाल में देखते हैं, जो कि राज सिंहासन, गद्दी, राजकुमार, राजकुमारियाँ, ये सारी बातें अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। सिर्फ जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला एक व्यक्ति है, कबीले का संरक्षक है, अपने जो परिवारों का समूह है उनकी रक्षा करना उसका काम होता है और कुछ नहीं। हाँ, पर यह बात सही है कि अब आधुनिक राजाओं की व्यवस्था का विकास होना शुरू हो गया है। यहाँ लिखा है कि राजा का काम भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक होना नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वैदिक लोग घुमंतु होते थे और इसी कारण कृषि का विकास भी नहीं हो पाया और स्थायी शासन का विकास भी नहीं हो पाया। उनका काम सिर्फ अपने कबीले की रक्षा के लिए युद्ध करना होता था। आधुनिक राष्ट्र और राज्य की अवधारणाएं देखें तो ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग राज्य या क्षेत्र के लिए हुआ है, लेकिन यह पूर्ण संप्रभु राज्य का संकेत नहीं करता। यह शब्द संगठित प्रदेशों की ओर इशारा करता है, जो आमतौर पर कबीले संघों द्वारा शासित होते थे। अर्थात ऋग्वेद में जो राष्ट्र शब्द लिखा है वो आधुनिक राष्ट्र जैसा नहीं है। जो कबीले संगठित हो जाते थे, जिनकी आपस में मित्रता हो जाती थी, वह एक राष्ट्र कहलाते थे और वे अपने संघों की सामूहिक तौर पर रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। बहुत सारे कबीले जब आपस में मिलकर एक संघ बना लेते थे, उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। इस अध्याय से निष्कर्ष यह निकलता है कि ऋग्वेद की राजनीतिक संरचना में प्रशासनिक इकाइयों और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा की भूमिका मुख्य रूप से कबीलाई नेता के रूप में थी, जिसका मुख्य कार्य रक्षा और युद्ध था, न कि भौगोलिक राज्य का शासन करना। इस युग में शासन के विचार, राजगद्दी और राजत्व की अवधारणाएं धीरे धीरे विकसित हुई, जो बाद में प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख कारक बनी। अर्थात दोस्तों, राजत्व, राजगद्दी, यह सारी अवधारणाएं ऋग्वैदिक काल में ही विकसित होना शुरू हुई। बाद में मध्यकाल में इनका विकसित रूप देखने को मिला और
अभी वर्तमान में इसका पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है। इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि राजा कोई राजा नहीं, एक सिर्फ कबीलाई नेता होता था। हम जैसे राजा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अकबर, ऐसे राजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ करते थे। वह सिर्फ जनता के सेवक हुआ करते थे। वह निरंकुश नहीं थे और दयालु स्वभाव के थे। आई होप दोस्तों आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब हम आपका टेस्ट लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उसके आप जवाब देना और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में किस विषय से संबंधित सूक्त मिलते हैं? सूक्त का मतलब होता है दोस्तों श्लोक। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सभा और समिति में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त दिए गए हैं, जो कि ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में संकलित हैं। अर्थात इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त। यह क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डिफरेंट था। यह पहले के वीडियो जो सभा समिति और विधत से संबंधित है, परंतु इसका संबंध इस टॉपिक से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ग्राम का प्रधान कौन होता था? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष किसका समूह होता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक ग्रामों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन का मुखिया कौन कहलाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनपति या राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए कौन सा शब्द पहली बार काम में आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र। ऋग्वेद काल में राजा का पद कैसा हो चुका था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में जन शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 275 बार। यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल भारतीय इतिहास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।